हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। आज फिर हम हाजिर हैं आपके सामने टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ, जो डेली का डोज 11 मई के नाम से है। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल होंगे और आज हम फिर से टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप रेगुलर इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सके। तो चलिए हम पहले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर से कितनी हो गई है। देखिए प्रश्न एक बार और देखिए, ये आंकड़ों से रिलेटेड क्वेश्चन है जो खासकर वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें दिया गया है कि चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में, एक डिकेड में, पिछले 10 सालों में 72 मिलियन बढ़कर कितनी हो गई है, अभी टोटलिटी में क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है आपके सामने 2.411 अरब, दूसरा है 1.911 अरब, तीसरा है 1.411 अरब और चौथा है 2.011 अरब। तो देखिए ये आंकड़ों से संबंधित क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है सिर्फ, और ये ऐसे क्वेश्चन खासकर वनडे एग्जाम्स में ही पूछे जाते हैं। तो इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। चीन की आबादी पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर 1.411 बिलियन हो गई है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी 1.411 अरब। ये इसका आंसर है, जिसे आपको एक आंकड़े के रूप में याद रखना है कि चीन की आबादी पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर 1.411 बिलियन हो गई है। पिछले 10 सालों में चीन की आबादी में 5.38% का इजाफा हो गया है और अब चीन की आबादी बढ़कर 141 करोड़ हो चुकी है। मतलब 1 अरब 40 करोड़ की संख्या हो गई है। चीन की जनसंख्या जो है वो 1 अरब 41 करोड़ के आसपास हो गई है। चीन की राष्ट्रीय जनगणना की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें इस आबादी में औसतन हर साल 0.53% का ही इजाफा होता आया है। देखिए फ्रेंड, जैसा हम जानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हम किसे मानते हैं, पहले पोजीशन पे चाइना है। उसमें आबादी बहुत ज़्यादा है उनकी, पहले पोजीशन पे है, और दूसरे पोजीशन पे इंडिया है। लेकिन इंडिया में हम अभी जनसंख्या नियंत्रण के उपाय इतने कारगर तरीके से नहीं कर पाए हैं जिस तरह से चाइना में किया जाता है। वहाँ पे एक कानून बनाकर 1 फैमिली और 1 चाइल्ड की पॉलिसी भी चलती है, जिसे लोग पालन भी करते हैं और उनको कठोरता से पालन कराया भी जाता है। लेकिन हमारे यहाँ स्थिति दूसरी है। यहाँ पे कोई कानून ऐसा नहीं बना है कि एक जो परिवार हैं उनके कितने बच्चे निर्धारित किए जाएं। तो जनसंख्या नियंत्रण करना भी ज़रूरी है। जैसे कि हम कम जनसंख्या होगी तो उनके हिसाब से अच्छी सुविधाएं देंगे और हमारे राष्ट्र का भी विकास हो पाएगा, और अधिक जनसंख्या होगी अगर वो अनस्किल्ड होगी तो वो एक तरह से हमारे राष्ट्र पे बोझ ही बन के रह जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आंकड़े बेस्ड, डेटा बेस्ड क्वेश्चन था, जिसे आपको सिर्फ याद रखना है आंकड़ा, और ये वनडे एग्जाम्स के लिए ही इम्पोर्टेंट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ ये कहाँ पे अवार्ड दिया गया है दोस्तों, ये हमें याद रखना है आपको, न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ये क्वेश्चन पीसीएस में और वनडे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, बैंक एसएससी वगैरह में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्थान रखेगा, वहाँ पे ये पूछे जा सकते हैं। तो ये न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है किस अभिनेता को जिनकी शॉर्ट फिल्म, देखिए फिल्मों की काफ़ी श्रेणी होती है, जो एक तो रेगुलर शेप की फिल्म होती है, कुछ एनिमेटेड होती है, और ये शॉर्ट फिल्म है, कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी होती है, जिसका नाम क्या है शॉर्ट फिल्म का, हैप्पी बर्थडे। तो नीचे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है अनुपम खेर, दूसरा है श्रीनगर किट्टी, तीसरा है विजय चंद्रशेखर और चौथा है अच्युत कुमार। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अनुपम खेर। अनुपम खेर के नाम से आप सभी वाकिफ़ होंगे। ये काफ़ी मज़े हुए कलाकार हैं, ये थिएटर से बॉलीवुड में आए हुए हैं और इनका जो काफ़ी दमदार रोल हुआ करता है बॉलीवुड के फिल्मों में। तो अनुपम खेर को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, ये आपको याद रखना है। प्रसाद कदम द्वारा निर्देशित इस फिल्म के निर्देशक कौन है, तो उनका नाम है प्रसाद कदम, ये आपको याद रखना है। इसके डायरेक्टर का नाम क्या है, तो इनका नाम है प्रसाद कदम।
और इन्होंने कौन सी फिल्म निर्देशित की है, हैप्पी बर्थडे, जिसके लिए अनुपम खेर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ये आपको याद रखना है। इस फिल्म में अनुपम खेर के साथ जिन्होंने किरदार निभाया है उनका नाम है आहना कुमरा, जो लीड रोल में थी। अनुपम खेर और आहना कुमरा इससे पहले भी काफ़ी फिल्मों में आ चुकी हैं, जिसमें अभी एक फिल्म का हम जिक्र करेंगे। इन दोनों की जोड़ी को देखा गया था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नाम के फिल्म में। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर अगर आपने नाम सुना होगा तो वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवनी पे बेस्ड पिक्चर है। आप इसे देखें भी ये मूवीज़ देखने लायक भी है। तो अभिनेता अनुपम खेर सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आप देखते होंगे ये ट्विटर सोशल मीडिया जो भी है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे सोशल मीडिया के अंतर्गत आते हैं। तो आप देखेंगे कि अनुपम खेर काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं सोशल मीडिया को लेके और समय समय पर हर मुद्दे पे अपनी राय भी व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ आपको याद रखना है कि न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अनुपम खेर को कौन सा अवार्ड दिया गया है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, और कौन से पिक्चर के लिए, तो हैप्पी बर्थडे के लिए। और इसके निर्देशक कौन है, तो प्रसाद कदम। ये वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए टेनिस प्लेयर हैं जिन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ये जो अवार्ड दिया जाता है ये टेनिस कैटेगरी में दिया जाता है। तो 2021 के लिए वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया है, ऑप्शन है आपके सामने, हम देखते हैं ऑप्शंस कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है रोजर फेडरर, दूसरा ऑप्शन है महेश भूपति, तीसरा ऑप्शन है राफेल नडाल और चौथा ऑप्शन है सोमदेव देववर्मन। ठीक है, तो ये सारे टेनिस प्लेयर हैं, लेकिन जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है उनका नाम है राफेल नडाल। ठीक है फ्रेंड्स, ये राफेल नडाल हैं। ये काफ़ी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं जिनको लाल बजरी का बादशाह भी कहा जाता है राफेल नडाल को। ये प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, जिन्हें 2021 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। यह नडाल के लिए दूसरा खिताब है। इससे पहले भी उन्होंने 2011 में प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता था। लॉरियल विश्व खेल पुरस्कार वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी, जिस ईयर से देने की घोषणा की गई थी, वो पहले किस ईयर से शुरू की गई, 2000 ईस्वी में। ये पुरस्कार 6 श्रेणियों में पुरुषों और महिलाओं खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। देखिए टेनिस में जब हम 6 श्रेणियों की बात करते हैं तो उसमें जैसे कि आप देखते होंगे कि मेन सिंगल में पुरस्कार दिए जाते हैं, वीमेन सिंगल में पुरस्कार दिए जाते हैं। फिर वैसे ही दूसरी श्रेणी की हम बात करें तो मेंस डबल्स में पुरस्कार दिए जाते हैं, वीमेंस डबल्स में दिए जाते हैं। इसी तरह तीसरी श्रेणी की बात करें तो हम मिक्स डबल्स की बात करते हैं, मेंस मिक्स डबल और वीमेंस मिक्स डबल। तो इस तरह से 6 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको याद रखना है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से किसे नवाजा गया है, तो उनका नाम है राफेल नडाल। ये टेनिस के प्लेयर हैं। ठीक है, ये वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीसीएस एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। आगे हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना है। आईसीसी ने पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को अप्रैल मंथ का बेस्ट क्रिकेटर चुना है वर्ल्ड वाइड। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं इसमें ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका इमामुल हक, दूसरा ऑप्शन है बाबर आजम, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद रिजवान और चौथा ऑप्शन है शादाब खान। तो आईसीसी ने जिस पाकिस्तानी खिलाड़ी को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना है उसका नाम है, मैं आपको बता दूं, बाबर आजम। ठीक है, ये आपको जानना है, ये वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बाबर आजम को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना गया है आईसीसी के तरफ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पाकिस्तान के कप्तान, पाकिस्तान प्लेयर्स क्रिकेट टीम के कप्तान है बाबर आजम, इन्हें अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना गया है। बाबर आजम का प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि अप्रैल महीनों में जो प्रतियोगिताएं संपन्न हुई है उसमें साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने बेहद शानदार प्रदर्शन किया था। इसी वजह से इनकी रैंकिंग में काफ़ी उछाल आया और इन्हें आईसीसी ने पुरस्कृत किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने, पहला ऑप्शन है 15 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 10 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 12 जुलाई और चौथा ऑप्शन है 11 मई। ठीक है फ्रेंड्स, आप गेस करो इसमें कौन सा आंसर सही होगा।
ये डेट वाली क्वेश्चंस हैं, जो दिवस सप्ताह ईयर वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये ज़्यादातर वनडे एग्जाम्स और कहीं कहीं पीसीएस एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 11 मई। और गनीमत है कि आज हम डेली का डोज 11 मई लेकर आए हैं, और आज ही के दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। ये आप याद रखेंगे। भारत में प्रत्येक साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कोई भी दिवस, जैसे कि हमने पहले भी क्लासेस में डिस्कस किया था कि कोई भी अगर दिवस मनाया जाता है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। उसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि उस दिवस को, उस विशेष दिवस को हम उसके लिए समर्पित करते हैं। जैसे कि आज का दिन है 11 मई, वो क्या है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। तो हम भारत के विज्ञान में दक्षता एवं प्रौद्योगिकी में जो अभी तक निरंतर विकास करते आए हैं, उस क्षेत्र को डेडिकेट करते हैं, प्रौद्योगिकी क्षेत्र को। इसलिए आज हम 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। इस दिन राष्ट्र गौरव के साथ साथ देश अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को भी याद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए कि दिवस मनाने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस दिन प्रत्येक साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे। हाल ही में ट्विटर ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने डॉलर सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा की है। ट्विटर का नाम आप सभी जानते होंगे। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब जो हैं, ये क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। इसमें हम सभी जुड़े हैं। और ये ट्विटर जो है, ये अभी जैसे आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। इसमें जो भी संस्थाएं हैं आगे आ रही हैं, जो भी सक्षम है वो एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। हमें हमारे अंदर भी ये भावना होनी चाहिए कि हम जिस लेवल पे हैं अपने स्तर पर एक दूसरे का सहयोग करें और उन्हें सपोर्ट करें कि इस महामारी से निजात पाने में वो सक्षम हो सके। तो इसमें हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, ट्विटर कितने डॉलर की सहायता राशि की घोषणा की है, ये प्रश्न है हमारा। हम ऑप्शंस की ओर जब बढ़ते हैं तो पहला ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे 10 मिलियन डॉलर, दूसरा है 15 मिलियन डॉलर, तीसरा है 25 मिलियन डॉलर और चौथा है 19 मिलियन डॉलर। तो इसमें आंसर है फ्रेंड्स 15 मिलियन डॉलर। ये आपको याद रखना है, ये एक आंकड़ा है, ये वनडे एग्जाम्स में कभी कभी पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। हाल ही में ट्विटर ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को 15 मिलियन डॉलर की सहायता राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की है। ट्विटर के सीईओ कौन है, ये आपको याद रखना है। ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्सी। ये खासकर वनडे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। बैंक, एसएससी, रेलवे वाले इसे नोट डाउन कर लेंगे। ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्सी, जिन्होंने ये जानकारी दी कि वे कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत को 15 मिलियन डॉलर ऑफर कर रहे हैं। और उन्होंने यह बताया, ये जो ऑफर किया जा रहा है वो 3 संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें से पहले संस्था का नाम है, जो एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपने सुना होगा। तो ये पहला जो एनजीओ है उसका नाम है केयर। दूसरा एनजीओ है उसका नाम है एड इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे एनजीओ हैं इंडिया में जो सक्रिय हैं। फिर तीसरा जो है वो है सेवा इंटरनेशनल यूएसए। ये यूएसए में संचालित होता है सेवा इंटरनेशनल। तो इनके माध्यम से ये 15 मिलियन डॉलर की राशि दी जा रही है। किस लिए? कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। इसमें जैसे राशियों का जो आवंटन हुआ है इन एनजीओ के अंतर्गत, वो आप देखेंगे। केयर को 10 मिलियन डॉलर दिया गया है। एड इंडिया एवं सेवा इंटरनेशनल को 2.5 मिलियन डॉलर की सहायता राशि दी गई है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अफगानिस्तान में किस देश के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का निधन हो गया है? देखिए, हमारे देश के वरिष्ठ राजनयिक हैं विनेश कालरा, जिनका हाल ही में कहाँ पे निधन हो गया है? अफगानिस्तान में। ठीक है, तो नाम से जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे श्रीलंका कंट्री का नाम है, नेपाल है, तो वहाँ से तो ये बिलोंग करेंगे नहीं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कभी कभी हमें स्मार्ट गेस भी करना चाहिए किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय। तो थोड़ा सा आप नाम पे अगर जाओगे तो वहाँ देखोगे कि इस तरह के शख्सियत या इस तरह का नाम, टाइटल कहाँ पे मिलता है? तो ऐसा भारत देश में हमें मिलता है। इस तरह का नाम का टाइटल, सरनेम वगैरह भारत से ही बिलोंग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। अफगानिस्तान में भारत के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस से रिलेटेड थे, जो 2008 में
वे इस सर्विस को ज्वाइन किए थे विनेश कालरा राजनयिक के तौर पर 2008 में। राजनयिक के तौर पर जैसे देखिए क्या होता है, भारतीय विदेश सेवा जो है, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो इसमें इंडिया के टॉप मोस्ट जॉब जो है वो इसमें प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि आईएएस के रूप में चयनित किया जाता है, आईएफएस के रूप में चयनित किया जाता है, आईआरएस के रूप में चयनित किया जाता है। तो विनेश कालरा का चयन जो हुआ था वो जो सेवारत थे भारतीय विदेश सेवा में सेवारत थे, और इन्हें 2008 से इन्हें राजनयिक के तौर पे जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो इंडियन एम्बेसी होती है, एम्बेसी जो हर कंट्री में होती है, तो इन्हें मस्कट में, ओमान में, दक्षिण अफ्रीका में, चीन में और कई देशों में ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे। इंडियन एम्बेसी में ये वहाँ पे काम कर चुके हैं। तो ये भारत के प्रतिनिधि के रूप में काम कर चुके हैं विदेशों में भी। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें देखना है कि वह कौन सा देश है जो 12 से 15 आयु वर्ग के किशोरों के लिए, फाइजर क्या है, फाइजर एक दवा बनाने वाली कंपनी है, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये कोविड-19 की वैक्सीन को मंजूरी दी है। किस परिस्थिति में? आपातकालीन परिस्थिति में इसका उपयोग करना है। तो वो कौन सा देश है फ्रेंड्स? आइए हम ऑप्शंस की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा जो ऑप्शन है वो है अमेरिका और चौथा है भारत। तो ये मंजूरी देने वाला जो देश है 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए कोविड-19 की वैक्सीन, वो देश है अमेरिका। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये मंजूरी सिर्फ आपातकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही दी जाती है। और ये आदेश किन्होंने दिया है? अमेरिका के जो अभी राष्ट्रपति, नवनियुक्त राष्ट्रपति हैं बाइडेन, जो बाइडेन, उन्होंने इस महामारी के खिलाफ जंग में काफ़ी तरक्की उनके देश में हुई है अभी हाल के दिनों में। और अभी हम भारत में देखेंगे तो हमारी स्थिति काफ़ी दयनीय है और विदेश में देशों की अपेक्षा, लेकिन हम कोरोना से निरंतर लड़ रहे हैं और उससे निजात भी पालेंगे बहुत ही जल्द। सिर्फ हमें धैर्य बना के रखने की ज़रूरत है और एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है अपने लाइफ में और सचेत रहना है। जैसे कि हम जो भी रिचुअल्स करना है, जैसे बार बार हाथ धोना है, हमें मास्क लगा के रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, और हम निश्चित रूप से बहुत जल्द ही इस महामारी को ओवरकम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है आपके स्क्रीन के ऊपर, 3 मई 2021 को संपन्न विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? देखिए, स्नूकर क्या है? स्नूकर एक गेम है, जैसे कि आप बिलियर्ड, स्नूकर ये नाम सुने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्नूकर क्या है? स्नूकर बिलियर्ड्स के जैसे ही टेबल पे खेला जाता है, लेकिन इसके नियम और इसके जो खेलने के तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं। बिलियर्ड्स में क्या होता है? बिलियर्ड्स में टेबल होता है, एक बड़ा सा टेबल होता है जिसको एक लंबे से डंडे से हम खेलते हैं, और उसमें जो बिलियर्ड्स का टेबल होता है उसमें पॉकेट्स नहीं होते हैं, और वो 3 गेंदों के साथ खेला जाता है। और स्नूकर क्या है? वो भी सेम टेबल पे खेला जाता है और उसके टेबल में पॉकेट्स होते हैं और उसमें 15 से 20 गेंदों का यूज किया जाता है। तो ये बारीक सा एक अंतर है स्नूकर और बिलियर्ड्स में। तो हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अभी हाल ही में संपन्न विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसे दिया गया है? तो ऑप्शंस आपके सामने है फ्रेंड्स, शॉन मर्फी, दूसरा ऑप्शन है रोनियो सुलिवन, तीसरा ऑप्शन है मार्क सेल्बी और चौथा ऑप्शन है स्टुअर्ट बिंघम। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स मार्क सेल्बी। ये आपको याद रखना है, मार्क सेल्बी जो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 के खिताब से जिन्हें अभी हाल ही में नवाजा गया है। मार्क सेल्बी का नाम आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्पोर्ट्स सेक्शन से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस खेल का आयोजन जो कहाँ किया गया था ये आपको ध्यान रखना है, शेफील्ड में किया गया था। शेफील्ड इंग्लैंड में एक जगह है जहाँ पे इस खेल का आयोजन किया गया था, और उसमें सेल्बी ने ये 4थी बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो ये काफ़ी ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, जिन्हें विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 से नवाजा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, फ्रंट हार्ड आर्म्स पैनल FHAP जैकेट का परीक्षण कहाँ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला TBRL में किया गया है?
देखिए, फ्रंट हार्ड आर्म्स पैनल ये एक जैकेट है। जैसे कि आप जानते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स का यूज हम हमारे पुलिस करते हैं या सेना में किया जाता है। जो जो फ्रंट पे लड़ाइयाँ करते हैं उनके सेफ्टी के लिए ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह यूज करते हैं वो, जिससे वो अपनी प्राणों की सुरक्षा कर सके। तो अभी हाल ही में इस तरह के जैकेट का फ्रंट हार्ड आर्म्स पैनल का परीक्षण किया गया है। वो किस जगह पे किया गया है? तो ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे। पहला ऑप्शन है बंगलुरु, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है चंडीगढ़ और चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि फ्रंट हार्ड आर्म्स पैनल जैकेट जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है उसका परीक्षण हाल ही में चंडीगढ़ में किया गया है। ये आपको याद रखना है कि चंडीगढ़ में अभी हाल ही में इसका परीक्षण किया गया है। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस जैकेट का जो निर्माण हुआ था वो डीआरडीओ के लैब डिफेंस मटेरियल्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट कानपुर द्वारा हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया गया था। देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट्स में होता क्या है कि अभी से जैसे पिछले दिनों में, पिछले सालों में, कुछ दशकों पहले जो जैकेट्स यूज किए जाते थे वो काफ़ी वजनी हुआ करते थे। और आप सोचो, जो हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे जवान जो बॉर्डर पे मौजूद रहते हैं तो उनमें वो काफ़ी दुर्गम इलाकों से होकर उनको कभी कभी गुजरना पड़ता है। जैसे जम्मू कश्मीर का रीजन है, नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, वहाँ पे काफ़ी दुर्गम पहाड़ियाँ होती हैं, कभी कभी खाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। तो वैसी स्थिति में वो भारी भरकम जैकेट पहन के जाना, थोड़ा उनकी मोबिलिटी स्लो हो जाती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में समय समय पे एक परीक्षण किया जाता है जिसमें बुलेट प्रूफ जैकेट को और शार्प बनाने की कोशिश की जाती है। तो अभी हाल ही में जो परीक्षण चंडीगढ़ में किया गया है ये काफ़ी कम वजन का बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसका वजन लगभग 9 किलोग्राम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे आपको याद रखना है कि इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया था। तो ये चंडीगढ़ में इसका परीक्षण किया गया था। तो ये थे हमारे कुल 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिसका आज हमने जो डिस्कस किया। और आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आप जो भी क्वेश्चन बताए जाते हैं उसे आप नोट डाउन करते चलिएगा अपने सुविधा अनुसार, जो आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है। वैसे हमारी कोशिश ये रहती है कि सारे क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट होते हैं जिस दिन का डेली का डोज डाला जाता है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आप जिसमें भाग ले रहे हो उसमें काफ़ी रामबाण साबित हो, आप उसमें अच्छे स्कोर कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित होंगे और सुरक्षित रहें, अपने घरों में ही रहें, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पढ़ाई में व्यतीत करें। अब हम फिर कल मिलते हैं डेली के डोज के साथ, फिर से नए टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।